So the next one, Yaksh, the question is, 10th में मुझे याद है कि 10th होने के बाद पापा नासिक आए थे, वी हैड इंटरेक्शन। मैंने पापा को समझाया था कि सर नासिक में सब कुछ है, लेकिन पापा ने मुझे बोला कि सर मैं हर जगह पे जाके आया हूँ, मैं कोटा भी जाके आया हूँ, मुंबई भी जाके आया हूँ, पुणे भी जाके आया हूँ, एंड शुड आई स्टे इन नासिक कि मैंने कोटा में जाना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर तेरा स्कोर, अगर तू कोटा में होता तो स्कोर बहुत इससे भी बहुत अच्छा होता, कि यही होता कि इससे कम हो जाता था? मेरा ऐसा था कि नासिक नीचे था प्रायोरिटी में। मैं कोटा, पुणे, लातूर एंड देन नासिक ऐसा सोचा था। एंड लातूर जाके आया। लातूर का मुझे एटमोसफियर वैसे ही आई पसंद नहीं कैसे है। था? एंड पुणे पुणे का कल्चर थोड़ा सा ट्रेन तेज है, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन कोटा एंड देन नासिक। और कोटा में जाके आया। और कोटा में ऐसा था कि सब लोग, बहुत टॉक्सिक कंपटीशन थी। एंड बहुत दूर था। मम्मी भी साथ में आने वाली थी। एंड फिर पापा से कि छोड़ दे अभी, दादा इतना दूर है एंड ऑल दैट। फिर नासिक ही बचा। नासिक पास था, और घर से जितना पास उतना अच्छा था। एंड अगर कोटा में रहता तो मे बी मेरे 10 मार्क्स कम आते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक्सिक बहुत कल्चर है वहाँ का। एंड नासिक का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट भी कभी कभी फर्क लाता है प्रिपरेशन में। डू यू थिंक कि बिकॉज यू आर फैमिली के पास में था, तो एक जो एट द एंड जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसने काफी। डेफिनेटली। एंड आफ्टर ऑल तुम्हें इस 2 साल में ना फैमिली ही सपोर्ट करती है, नॉर योर फ्रेंड्स। सब लोग ऐसे ही फर्जी रहते हैं। एंड तेरे दोस्त भी ज्वाइन हुए हैं बेटा, श्रेयस को भी मैंने बोला है ज्वाइन हो जा अभी। इसलिए अच्छा वर्ड यूज किया। किरण सर प्लीज कंटिन्यू। यस सर। एक्चुअली ना यक्ष, तूने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब तक वो फाउंडेशन, मतलब फुल टाइम फाउंडेशन करके आते तो बर्न आउट हो जाते बहुत बार। बहुत अच्छे अच्छे जो पेरेंट्स हैं, जिनका बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो हमें यही पूछते हैं कि सर क्या करें। तो तूने एकदम एक वर्ड में बता दिया कि वो बर्न आउट हो जाते हैं, और उनका वो स्टेमिना टिकना चाहिए लास्ट तक। मुझे ये पूछना है कि जब तू 11 12 में था मेनली, तो तेरे स्टडी का पैटर्न क्या था? सेल्फ स्टडी कितने देर, क्लासेस का टाइम कितना, रिवीजन के लिए कितना टाइम, स्लीप, और मुझे पता है कि तू स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलता है। तो इसके बारे में थोड़े बता ना, तू कैसे बैलेंस कर रहा था सब ये चीजें? आई थिंक 8 से 1 मेरा सब क्लासेस चलते थे। बीच में लंच का ब्रेक 1 घंटा। 1 बजे आके मैं सोता था पहले। हाँ, मैं 1 से 3:30 4 तक सोता था। 11th स्टैंडर्ड का बात करो। 1 to 3:30 to 4 में 3 घंटे सोता था। देन 4 to 7 आई यूज टू स्टडी, जो सुबह लेक्चर में हुआ। 7 to 8:30 मेरा स्पोर्ट्स था, बैडमिंटन खेलने आता था। फिर 9 o'clock से मैं वापस डिनर करके बैठा। एंड अराउंड 9 to 12 12:30 एक सेशन रहता था, उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्योंकि डिनर के बाद ऑफकोर्स थोड़ी नींद आती थी। एंड 12:30 को एक बार कॉफी ली। देन मैं 1 को वापस बैठ के अराउंड 3:30 के आसपास एक और सेशन रखता था, जिसमें मैं नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या फिर जो टॉपिक वीक है, छूट गया है, वो करता था। तो ऐसा मैं रात को, फिर मैं 3:30 बजे सो के सुबह मॉर्निंग 7 o'clock वेकअप था। तो मैं रात को 4 घंटे सोता था, और दोपहर को 3 घंटे। तो ऐसा मिला के 7 आवर्स स्लीप होती थी मेरी। ओके। और इस टाइमिंग्स में तेरी मम्मी तेरे साथ थी? यस। सो यू वेर बेसिकली नॉट हॉस्टलाइट, यू वेर लाइक होम टाउन? यस यस। वीकेंड्स पे पापा भी साथ में थे। हाँ। सर और ऑलमोस्ट लोकल आइडिया से। हाँ हाँ, एंड ऑलमोस्ट मुझे लोकलाइट, यस। मुझे इतना याद है सर कि यक्ष अपने यहाँ पे आता था ना, तो उसकी मम्मी नीचे, जब तक उसका लेक्चर खत्म नहीं होता है ना, तब तक नीचे ही खड़ी होती थी। हाँ सर, इवन मुझे याद है कि कभी कभी मतलब उसके पास वो बटन, अभी वो नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ रहा है स्मार्टफोन का। यश यश के पास है ना वो नोकिया का मोबाइल, मुझे भी अभी भी याद है कि वो रहता था। और वो जब भी 10 मिनट उसको था कि डाउट्स लेने, तो मम्मी को फोन कर, मम्मी रुक जा मैं डाउट्स ले रहा हूँ। तो हम्म। मम्मी यूज टू वेट, और फिर वो डाउट्स कंप्लीट करके जाएगा, फिर वहां से एक बाइक लेके। तो एक्चुअली उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली इसी के कंटिन्यूशन में मुझे पूछना है यक्ष, कि स्मार्टफोन्स तेरे पास तो नहीं था हमें पता है, लेकिन फिर भी कुछ तेरे दोस्तों के पास था, तो उनका क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, सोशल मीडिया
ये सब प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहते हैं या डिस्ट्रैक्शन रहता है? तेरा ये क्या दोनों ओपिनियन? डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि अभी मेरे पास स्मार्टफोन आ गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। ओके। तेरे कुछ वीडियोस में दिखाने वाला हूँ एंड में, मुझे तेरे दोस्तों ने भेजे वहां से। हम्म। ओके, मतलब तुझे ये कहना है कि वो नहीं चाहिए स्मार्टफोन? बिल्कुल नहीं। यक्ष, कुछ स्टूडेंट ना हमको ऐसा बताते हैं कि सर कुछ टॉपिक हमको देखना है, पीडब्ल्यू पे देखना है, यूट्यूब पे कुछ देखना है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड स्मार्टफोन। सो जब भी तुझे कुछ डिफिकल्टीज आती थी, सो तू स्मार्टफोन फैकल्टी लेने। रहती है हमेशा, फैकल्टी को जाके पूछो। सो आपके पास आता था हमेशा ऑल डाउट्स लाइक। हाँ, तो तेरा ऐसा कहना है कि इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन कुछ कंसेप्ट सीखने से अच्छा इट्स बेटर कि भाई टीचर को अप्रोच करो एंड टीचर ऑफ से ही वही कोर्स। कंसेप्ट। हाँ, क्योंकि टीचर को पता है ना कि वो टॉपिक कैसा था, कैसा ग्रास्प किया था बच्चे ने एंड ऑल दैट। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ऑफलाइन इज मच बेटर देन ऑनलाइन फॉर नीट प्रिपरेशन। और सर मुझे याद है कि डाउट्स के लिए यक्ष का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहता था। मतलब कभी कभी एक आध क्वेश्चन के लिए हम लोग 2-2 दिन रुक जाते थे कि वो टाइम नहीं मिलता था, तो यक्ष यूज टू से कि हाँ सर मैं कल आ जाऊंगा। बच्चे अभी बहुत बहुत सारे बच्चे जल्दी गिव अप कर देते हैं कि अरे टीचर ने 2 मिनट टाइम नहीं दिया, मैं जाऊंगा। यक्ष यूज टू स्टे, या फिर वो नेक्स्ट डे आएगा फिर आएगा, तो वो लगा रहता था, तो दैट वाज वेरी गुड थिंग। कोई डाउट भी रहता था लाइक, तो फिर मैं मम्मी के मोबाइल से सर को सेंड करता था, सर ये डाउट है एंड ऑल दैट। हम्म। नॉर्मल लाते थे, लाइक उसको ही फोटो सर भेजते थे। यस। यक्ष एक्चुअली ये जो अपना जर्नी रहता है 2 साल का, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला है। मतलब हमें याद है कि कुछ बोर्ड एग्जाम के बाद जो एक 45 डेज का गैप रहता है, थोड़ा तो ड्रॉप हुआ था बीच में, और फिर हमें फिर से उसमें एक बाउंस बैक करना पड़ा। तो हाउ डिड यू एनालाइज योर टेस्ट? और अगर उसमें अगर मार्क्स कम आते हैं तो हाउ डिड यू बाउंस बैक? तेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता था? नहीं, जैसे खाड़े सर मुझे हमेशा बोलते थे कि लाइक डोंट फोकस ऑन मार्क्स। मैं सिर्फ ऐसे ही कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हुआ, उस पर मैं ज्यादा फोकस रखता था। पेपर होने के बाद फर्स्ट मेरा काम था कि लाइक मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस करना कि पेपर कैसा था, या फिर पापा है तो पापा के साथ, एंड बाकी वो कैसा गया, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ा। फिर मैं एक 20 to 25 मिनट्स का एक ऐसा छोटा सा नैप लेता था। फिर नैप लेने के बाद आई यूज टू आंसर की तब तक आ जाती थी। एंड जो जो गलत है वो एक बार देख लेता कि मेरी मिस्टेक हुई है या सॉल्विंग कहाँ कहाँ एरर हुआ है। एंड देन वो एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें लिखता था। एंड वही फिर नोटबुक 2 साल तक चली थी। ओके। जोशी सर है, जोशी सर। हाँ, यस सर, यस आई एम अटेंडिंग। सर प्लीज आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे? यस श्योर। हेलो यक्ष। हेलो सर। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि किसी एग्जाम में तीनों ही सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट गए हैं और आपने फेस डिफिकल्टी की है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो ऐसे सिचुएशन में आपने ओवरकम कैसे किया? ये ऐसा कभी हुआ नहीं लाइक कि तीनों सब्जेक्ट ही टफ थे मेरा। नॉर्मली बायो टफ जाता था, ओके। फिजिक्स इजी था। यक्ष, कुछ भी बात मत कर बेटा, हाँ। बायो क्योंकि असर्शन रीजंस हमारे टाइम पे बहुत सर डालते थे। ओके। तो असर्शन तो उसमें थोड़ा सा बट लाइक एवरेज से अच्छे था। और फिजिक्स तो इजी रहता था हमेशा मेरा, मेरे लिए इजी रहता था, बाकी सबके लिए टफ था। एंड ओके। केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट था, तो जब भी बायो टफ आता था तो वो केमिस्ट्री को हमेशा हैम्पर करता था लाइक अच्छा। बायो टफ रहेगा तो केमिस्ट्री तो गया, फिजिकल केमिस्ट्री गया, ऐसा ओके। डिसाइडेड था पहले से ही सबका। बेटा तुझे एडमिशन किसने दिया एम्स में, बायो ने की फिजिक्स ने दिया? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोल। बायो ने दिया सर। बायो ने कितना मार्क्स बेटा बायो में? 345। हाँ, सुना ही नहीं दिखा, एक बार फिर से बोल बेटा। सर एक्चुअली बाकियों से तो कम ही आता था ना, जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे उनके हमेशा आउट ऑफ 10 आई यूज्ड टू गेट एक क्वेश्चन गलत, दो क्वेश्चन गलत। ठीक है अच्छा बेटा। यक्स, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर योर स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स? आप क्या कहना चाहोगे कि कौन कौन से स्मार्ट टेक्निक्स थे जो आपने यूज किए? फॉर्मूला बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला बुक बनाओ। ओके। एंड ऐसा कोई स्मार्ट टेक्निक नहीं है, बस ऐसा है कि स्लीप अच्छी से, स्लीप साइकिल अगर अच्छी रही तो फिर कितना भी तुम मतलब अच्छे से हो ही जाएगा तुम। और अच्छा, और आपने ये जो आपका प्लान जो बताया था, तो ये वीक में आप कितने दिन कंसिस्टेंटली आप कर सकते हो इसे? आपने जो आपका टाइम टेबल बताया था। कंटिन्यू ऐसे ही था मेरा प्लान। 12th में क्योंकि 2 to 5 पेपर था तो फिर आई नीड टू चेंज द प्लान।
ओके, मतलब कंसिस्टेंसी भी एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट थी हमेशा से। हम्म। यक्ष काफी बार ऐसा होता है कि सपोज संडे को एग्जाम है, तो ये पूरा हफ्ता बच्चे क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे सिर्फ बायो पढ़ते हैं, वेनेसडे थर्सडे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फ्राइडे सैटरडे सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। तो यह बच्चा हमको आके पूछता है कि सर एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो पा रहे। सो तेरा क्या कहना होगा कि तीनों सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना चाहिए, कि यू शुड डिवाइड द डेज, कि मंडे को बायो पढ़ गो, ट्यूसडे को बायो पढ़ गो, वेनेसडे को भी बायो पढ़ गो, ऐसा कुछ ऐसा है? फुल एक डे एक सब्जेक्ट के लिए नहीं देता था मैं कभी। आई वॉज मेरा ऐसा प्लान था कि एक चैप्टर 1 घंटा, 1 चैप्टर पर आवर ऐसा था। तो आइदर वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, तो मैं रोज ऐसे लाइक आज 7 चैप्टर्स कर लिए तो 7 आवर्स की स्टडी हो गई, तो 7 चैप्टर्स फिर भी कुछ 2-3 चैप्टर फिजिक्स के, 2-3 केमिस्ट्री के, 1-2 बायो के, ऐसे था। ऐसा नहीं कि एक दिन सिर्फ बायो लेके पकड़ लिया एंड फिर, क्योंकि उसके बाद फिर वो मैनेज होएगा ही नहीं कभी। ओके, सो यू विल से कि हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ना हाँ, ही चाहिए। डेफिनेटली। चारों सब्जेक्ट, बॉटनी और जूलॉजी ऐसा अलग कर किया तो। यू शुड बी बॉटनी एंड जूलॉजी। एक जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि यक्ष का एडमिशन जो था टाइप का मालेगांव को था, तो जनवरी में वो नासिक से मालेगांव शिफ्ट हो गया था। बट द इंटरेस्टिंग चीज इज, यश का जो चेयर था ना, दैट वाज वेरी लकी चेयर। वही उस पे ही बैठा है क्या? उस पे बैठे। सो ये जब भी नासिक से मालेगांव जाता था ना, गाड़ी में चेयर भी डाल के लेके जाता था कि मैं यही चेयर पे पढ़ाई करूंगा। एंड एक दिन मैं रात को मालेगांव में ही था, 10 बज गए थे, मैं बोला 1-2 मिनट जाके आते इसके घर पे। तो बेटा वो है क्या, अभी मेडल सब वहीं पे लगाए हुए हैं क्या? तो आप देखोगे ना उसमें घर पे इतने सारे मेडल्स है यक्ष के पास, बैडमिंटन एंड क्रिकेट के। सो एंड वो चेयर, यक्ष यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, देखा हो क्या? हाँ हाँ, एक बार दिखा ना बेटा, सब मेडल्स दिखा। सो ये सब उसके मेडल्स थे। आई वॉज उस दिन रात को मैं गया था ना, इतने सारे मेडल्स थे उसके पास। हाँ बेटा, ये वो वाले। थोड़ा सा ऊपर का, हाँ। दैट इज ग्रेट थिंग। एंड एक काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि सर मैं वही चेयर पे पढ़ाई करूंगा, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। सो दैट वाज ठीक है यक्ष बेटा। खड़े से प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर। यक्ष, एक्चुअली इतने सारे मेडल्स मिले, तो कभी ऐसा लगा ना कि स्पोर्ट्स में भी करियर करें? नहीं, एक्चुअली पापा का ड्रीम था कि कोई डॉक्टर बने घर से। सो आई नीड टू ड्रॉप, और मुझे स्पोर्ट्स में करना ही था। स्पोर्ट्स हमेशा से एक रिक्रिएशनल इवेंट ही था मेरे लिए। ओके। ये स्पोर्ट्स के इसने तुझे हेल्प किया नीट के प्रिपरेशन में? हाँ, स्पेसिफिकली माइंडसेट, बैडमिंटन स्टेबिलिटी? वाला माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रेशर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो किसी भी डिफिकल्टी को, तो वो बहुत हेल्प करता है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि बैडमिंटन तो खेलो ही 11th में एटलीस्ट। कितना घंटा वो सर, भी स्पेसिफाई कर बेटा। 1 घंटा, 1 घंटा तो बैडमिंटन, फिर हमारे बच्चे बाकी तीन हाफ आवर तीन घंटा शॉवर जाके। एंड वर्कआउट वगैरह। नहीं तो तुरंत हमारे बच्चे कहेंगे कि यक्ष भैया ने बोला है भाई अभी हाँ तीन सर चार चलो, घंटे टर्फ हो गया, अभी बैडमिंटन कोर्ट पे जाएंगे। हाँ। एक्चुअली सर, मुझे ये चीज यहाँ पे बताना लगता है कि है ना, यक्ष का ये जो स्पोर्ट्स मेंटेलिटी था ना, वो बाउंस बैक करने का, हम्म इस हम्म टाइम का जो नीट का पेपर बहुत टफ आया, हम्म कि हम्म बच्चे बहुत पैनिक मोड में चले गए, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो स्पोर्ट्स का जो एंगल है, जिसमें वो खुद को अच्छे से संवार पाया, उस पैनिक सिचुएशन में भी उसको उसने एक स्टेबिलिटी रखा, तो दैट दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट। और हम वही कह रहे हैं कि 10th तक बच्चों को वो स्कूलिंग एक्सप्लोर करने दो, जिसपे उनका एक मेंटल टफनेस बढ़ेगा, फिर 11th 12th में वो फुल फोकस से काम कर पाएंगे। यक्ष, एक रैपिड फायर में जाते हैं बेटा। बेटा एनसीईआरटी इज मोर इम्पोर्टेंट और वी शुड गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी? नहीं, आई वुड से एनसीईआरटी, क्योंकि बियॉन्ड जाओगे तो सिर्फ मॉड्यूल्स ही सॉल्व करना, नॉट एनी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी। तो बेटा हमने इतना पढ़ाई किया, लेकिन तुझे एग्जाम के टाइम पे ऐसा डर था क्या, एक चैप्टर मैंने जो 15 दिन हो गए पढ़ाई नहीं है, मुझे एग्जाम के दिन याद आएगा क्या वो चैप्टर? जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, जिसमें बहुत यश, सारे। अभी कैसा एक बार ऐसा, सर आपका आवाज ब्रेक। यक्ष, यस सर। अ, अभी हमने 15 दिन, सपोज अभी एग्जाम के एक दिन पहले तो सब चैप्टर पढ़ के नहीं होगे, तो तुझे ऐसा कभी डर नहीं लगा कि यार 15 दिन हो गए मैंने ये स्टार्टिंग में चैप्टर? लगता था, बट फिर जैसे मैं बोला कि नीट के 2-3 महीने पहले सब लोग हम एकदम बर्न आउट थे कि यार
बस कल नीट ले लो, उसके बाद फिर हम भूल चुके थे कि यार कौन सा टॉपिक बचा है कौन सा नहीं बचा है, जस्ट मसल मेमोरी में था कि भाई करना है ऐसा। और हाँ, बस मॉल बेसिस के वक्त लगता था कि नहीं ये टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है। बट बाकी बेटा अगर स्टार्टिंग से सब किया तो फिर इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये टॉपिक नहीं हुआ है वो टॉपिक नहीं हुआ है। बेटा तुम टॉप 10 लोग थे उसमें से, मैंने जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि 8 लोगों को एम्स मिला था, कुछ लोगों ने बाद में वो छोड़ के दूसरा कॉलेज सिलेक्ट किया। सो ये काफी बार मैं देखता था कि ऐसा नहीं कि तेरा रैंक हमेशा फर्स्ट सेकंड या थर्ड होगा, कभी वो 10th भी आता था, कभी 15 भी आता था, कभी फिर से 10th हो गया। सो जिस टाइम पे तेरा रैंक नीचे जाता था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? इट वाज पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, या क्या है इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हो रहा है? मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि यार इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो भी अच्छे, उन्होंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है। उन्होंने कभी उस पीरियड में ज्यादा कर लिया, उनका अच्छा हो गया, वो टॉपिक्स उनके अच्छे होंगे तो उनका हो गया। और फुल टेस्ट में तब उस टाइम पे मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी था कि यार नहीं हो रहा था, बट फाइनली मैंने थोड़ा योगा फिर स्टार्ट किया, योगा से बहुत फायदा हुआ। ये अभी ना हमने क्या किया है, नॉर्मली सब जगह पे ऑल इंडिया टेस्ट जो होता है ना वो 12th में होता है। तो इस टाइम हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड इन 11th स्टैंडर्ड ओनली। एंड तुझे पता है वो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस कितने गंदे होते हैं, बिकॉज दैट इज सेटअप बाय थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट टेस्ट हमारे बच्चों ने दिया, दे लिटरली क्राइंग किया, अरे बाप रे सर ये क्या है, अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। अभी जो सेकंड टेस्ट हुआ थोड़ा सा उनका स्कोर इम्प्रूव हुआ है। तो कभी कभी एज अ टीचर हम बैठते सब एनालिसिस करते आए, हमने कुछ गलत कर दिया क्या कि नहीं, ऑल इंडिया पेपर टेस्ट में? टफ है तो सबके लिए टफ है ना, एक के लिए थोड़ी टफ है। खडसे हाच आपला नेहमी विषय होत असतो ना की आपण, यस सर, यस सर। सो आई वी जस्ट वांट कि जो 12th में तुम लोगों के साथ हुआ वो दे शुड नो कि 11th में ही उनको पता चाहिए कि शायद पेपर ऐसे पेपर भी आ टफ है, सकते हैं। तुमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए तो अच्छा है ना, वो ज्यादा उतने क्वेश्चन डाउट्स बन गए, उतने क्वेश्चन तुम सर को पूछोगे, सर थोड़े से डाउटफुल कि यार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे आ गए बच्चों को, इस बार नहीं है नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो फिर 2 साल के टाइम में तो हो ही जाएगा ना। ओके सो वी और शुड यक्ष, कंटिन्यू इज दैट एक सेकंड खड़े से, तो सर यक्ष अपने कंटिन्यू करना चाहिए ये टेस्ट सजेस्ट की शुड यस ही? यस यस, क्योंकि फिर वो ऐसे मेंटेलिटी बन जाएगी कि यार पेपर टफ आने वाला है, एंड फिर तुम वो रेडी रहेगी, नहीं तो हमारे जैसा कि हम इजी पेपर के लिए रेडी थे और फिर। खड़े से प्लीज कंटिन्यू। यक्ष एक्चुअली वो एक एस्पेक्ट के बारे में मतलब थोड़ा डिटेल में पूछ रहा हूँ मैं। जैसे अभी ना हमारे एनटीएस में टॉपिक्स थे केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडाइनेमिक्स, और थर्मोडाइनेमिक्स वाज लाइक ऑल न्यूमेरिकल्स। तो फिजिक्स भी न्यूमेरिकल रहता है। अगर हम पार्ट टेस्ट में जाते हैं तो अभी ये केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आ गए। इवन जो बायो का पेपर था वो बहुत लेंदी पेपर आया, तो बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। पार्ट तो टेस्ट में वो होती है हमेशा प्रॉब्लम कि यार टाइम मैनेज नहीं होता, जब फुल टेस्ट रहेगी तो वो हो जाएगा। हमारे वक्त भी तो हम आपके पास आते ही थे ना सर की लाइक सब वो फिजिक्स का काइनेमेटिक्स, इसका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री और बायोजेनेटिक्स आता था, तो फिर वो स्कोर ड्रॉप ड्रॉप होता है, बट फिर सबका स्कोर ड्रॉप होता है, तो फिर एज सच वो इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म 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 हम्म। एक और क्वेश्चन कि अ, तेरे लिए अगर कोई टेस्ट होता है तो अगर लेट्स से कि एक टेस्ट बैड हुआ तो तेरा रिएक्शन क्या रहता था? पैनिक रहता था, फ्रस्ट्रेशन रहता था, या तू नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्लानिंग करता था? मैं पहले देखता था कि मेरे लिए टफ गया कि सबके लिए टफ गया, अगर सिर्फ मेरे लिए टफ गया तो कहाँ गलत हुआ एंड कौन सा क्वेश्चन आई मेड सिली मिस्टेक एंड ऑल दैट, तो फिर मैं नेक्स्ट डे सर को आके पूछ लेता था। बट कभी कभी मतलब ऐसा कंटिन्यू 2-3 पेपर लूज गए मेरे और बाकियों के अच्छे गए तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था, बट फिर वापस फिर मैं मंडे से फिर स्टार्ट कर देता था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि उतना टाइम था ही नहीं कि यार थोड़ा फ्रस्ट्रेट करूँ, सब छोड़ दूँ, क्योंकि बाकी भी तो करना रहता है। एक्चुअली नेक्स्ट मुझे वही पूछना था कि कभी ऐसा लगा कि यार गिव अप कर देते, यार नहीं होगा मुझसे? और क्या चीज थी कि जो ऐसा सोचने पे मजबूर कर दी थी? हाँ, जनवरी 2025 से एवरीडे लग रहा था कि यार छोड़ देते। ओके। फिर जब सर बोला था नाहर मालेगांव सर। शिफ्ट मत हो, अरे सर वो हाँ। शिफ्ट हो गया था मालेगांव। हाँ। वो और सिर्फ सर देखो मेरा ना, देखता बैठता था। हाँ, सर ये नासिक टॉपर कह रहा है कि उसको भी लग रहा था कि गिव अप कर दूं। तो मतलब ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है, ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है। हाँ सर, वही बच्चों को अपने को बताना है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आता है तो भी आप एक दिन पहले पूछोगे ना तो वो वही बोलेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या पता एमबीबीएस मिलेगा क्या नहीं। सो स्टूडेंट्स प्लीज वो डोंट।
होप ही छोड़ दिए थे कि बस मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, बस नीट दे दो, बस इतना ही था। So that is exhausting, mentally किसी exhausting. को रैंक की चिंता नहीं थी, किसी को स्कोर की चिंता नहीं थी, बस नीट दे के आना है, इतना ही था। यक्ष, एक मिस्टेक तू तेरे जूनियर्स को बोलेगा कि अंडर प्रेशर ये मिस्टेक मत करो? बबलिंग अच्छे से करना, एंड अंडर प्रेशर फिजिक्स सॉल्व मत करना। अंडर प्रेशर कभी भी बायो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करना। यक्ष, तूने पहले मुझे बायो, यस, एक यस सेकंड, सर, यस सर, वही पूछ रहा था सर मैं, आप पूछिए सर। यक्ष तूने पहले बायो सॉल्व किया था, फिजिक्स किया था कि केमिस्ट्री किया था? लकीली मैंने नीट के टाइम पे पहले बायो सॉल्व किया था, नहीं तो नॉर्मल में फिजिक्स सॉल्व करता था। हम्म। बायो को 40 मिनट्स दिए थे मैंने, देन केमिस्ट्री फुल सॉल्व किया, एंड देन लास्ट में 1 घंटा बचा था मेरे पास फिजिक्स का, फिर उसमें फिजिक्स किया। बेटा, एक चैप्टर जिसने तुझको हार्ट अटैक दे दिया नीट के प्रिपरेशन में, खत्म ही नहीं हो रहा है। स्मॉल बेसिस। बहुत ही गंदा चैप्टर है वो, मुझे भी हार्ट अटैक देता है। बेटा, एक हम्म, सॉन्ग जो तुझे डिस्क्राइब करेगा नीट जर्नी में। क्योंकि सर ये जो जर्नी ऐसी अप्स एंड डाउन्स वाली है, तो एवरी सॉन्ग हैज अ थीम, बट इस जर्नी का कोई थीम नहीं था। तुम कभी अपने हाई पे हो, कभी अपने लो पे हो, सो आई वांट, मुझे ऐसा कोई सॉन्ग मिला ही नहीं कि एक मूवी जो तुझे डिस्क्राइब करे बेटा नीट मैं प्रिपरेशन में। मैं एक मूवी मूवी ऐसा बोल सकता हूँ। मूवी जिसने देखी होंगी, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, दोनों मूवी को एक साथ रखे तो फिर ये जर्नी में अच्छे से सूट करती है। कि लाइक तुम स्टार्टिंग में हारते हो, तुम्हें शॉक लगता है, फिर तुम जीतते हो, फिर वो जीत एक्चुअल नहीं है, तुम वापस हारते हो, फिर लास्ट में तुम जीतते हो। सो कीप फाइटिंग। जस्ट हैव टू कीप फाइट। बेटा, एक लेसन जो नीट प्रिपरेशन ने तुझे सिखाया बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पेशेंस रखो, टाइम की कदर रखो, एंड मैं एक कोट रहता था मेरे व्हाइट बोर्ड पे, हमेशा एक कोट लिखा हुआ रहता था, स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉर एवर। मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप में भी या फिर इंस्टा के बायो में भी वही है, स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉर एवर। तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो तुम्हारा लो फेज है वो परमानेंट नहीं है, कभी भी अच्छा फेज आने ही वाला है फ्यूचर में, सो वेट फॉर दैट मोमेंट। बेटा, अगर हम तुझे फिर से 11th ग्रेड में भेज दें तो व्हाट यू विल डू? नहीं जाना चाहता वो दिन दिन पास? हम मिस करते हैं वो डेज को, क्योंकि तब सिर्फ नीट ही हमारा गोल था। अभी बाकी बहुत सारे हो चुका है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ चुके हैं। बेटा, जस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट, नीट इज डिफिकल्ट बट। बट नॉट इम्पॉसिबल। क्या बात आहे, ग्रेट. खाडे सर, काही क्वेश्चन्स नाही तर आपण यक्षचे एम्सचे फोटोज दाखवू काही पॅरेंट्स आणि मग पॅरेंट ओपन फॉर पॅरेंट्स डिस्कशन. सर आपण त्याचे फोटो पाहून घेऊयात. जोशी सर, तुम्हाला काही क्वेश्चंस? नहीं सर, नहीं. यस. सो यक्ष के कुछ फोटोज उसके दोस्त ने भेजे हैं मुझको. एक्चुअली उसका जो रूम पार्टनर है वो भी अपना ही स्टूडेंट था, उसने बताया यक्ष क्या टाइम पास कर रहा है वहां पे. सो दिस इज अ फोटो फर्स्ट डे ना यक्ष, यू एंड पापा इज देयर. यस सर। सो सर, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर, विजिबल सर. दिस इज यक्ष, दिस इज स्पोर्ट्स का है क्या तुम्हारे, कि हाँ, ये स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स है। इंडोर स्पोर्ट्स है? सो दिस इज द कैंपस व्यू फ्रॉम, कहाँ से निकाला हुआ फोटो है बेटा ये? तर हा ऍक्च्युली कॉलेज बिल्डिंग आहे, ही कॉलेजचं स्टार्टिंग आहे, आणि त्याच्या एकदम व्हाईट जी बिल्डिंग आहे ती हाँ हाँ. ऑडिटोरियम आहे, थिएटर आहे. ओके, ओ इतना बड़ा ऑडिटोरियम. एंड आई थिंक एम्सच्या बाजूलाच आय आय एम वो पुन्हा एक आय एम. नागपुर एम्सच्या बाजूलाच. सो बेटा, ये कितने बजे का फोटो है रात के? ये रात का बहुत 2 या 3 बज चुके थे, हमको भूख लगी रैगिंग थी. देने, नहीं नहीं, रैगिंग दे के आया था कि रैगिंग देने जा नहीं, रहा था? फ्लोर मेट से सब लोग. Let's see. हम एक्चुअली पढ़ाई कर रहे थे, क्या एंड झूठ बोल रहा सबको है फिर बेटा. भूख लगी थी तो हम बना रहे थे बट पास्ता. सो दिस इज, आई थिंक यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, यू हम ये क्लास कॉलेज की इवेंट वाला गेम था वो. सेमीफाइनल्स तक गया था ना तू शायद. हाँ. यस. सो दिस इज कबड्डी का ये. ये मैं मैन ऑफ द मैच बना था तब का है, वो मैच का है, होल्ड किया था मैंने. दिस इज, आई थिंक श्रेया घोषाल आई थी तुम्हारे अभी जो गैदरिंग हुआ हाँ, ये उसमें. श्रेया घोषाल है, हाँ यस, शी श्रेया घोषाल वाला. दिस श्रेया घोषाल बाद आई ना ये. हम्म. दिस इज श्रेया घोषाल. ग्रेट. you you were just हाँ. umpire for the match, right? So this is a, ये क्या गैदरिंग का इवेंट है क्या बेटा? वो ऐसे ही
एक इवेंट था डांस वाला, तो हम सब लोग नाचने लग गए थे। मोहम्मद इरफान सिंगर भी आया था। ओके, ये तुम्हारे कैंपस में हुआ इवेंट गैदरिंग के हाँ टाइम पे यस, था, ये वो पीछे हॉस्टल ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम। का बिल्डिंग है। हम्म। बेटा ये कब का है? ये उन्होंने उठा लिया था मुझे, ऐसी दोस्तों ने। गैदरिंग का फोटो, गैदरिंग के वीडियोस बेटा है। हाँ, हम हमारे बैच वालों की रैगिंग ले रहे थे। सो हाउ आर यू फीलिंग एट एम्स? वेरी नाइस सर। लाइक इतनी पढ़ाई की तो फिर कुछ ना फ्रूट मिलना ही चाहिए ना। ग्रेट बेटा, तो ये सब देख के मुझे अपने कॉलेज डेज याद आवे. सो स्टुडंट्स एम्स किंवा एमबीबीएस मध्ये एवढं एन्जॉयमेंट असतं ना, तुम्हाला असं वाटतं की आता तुम्ही थोडासा टाइमपास केला, इथं गेले तिथं गेले म्हणजे आयुष्य हे झालं. नो, अगर आप एम्स में जाओगे ना, ये कुछ भी नहीं उसके सामने. आई एम वेरी मच श्योर कि अभी तक यक्ष ने बहुत कम पढ़ाई किया हुआ है. अभी वो 15 दिन घर पे है, अभी दुबई जा रहा है वो कल, है ना बेटा? दुबई मूविंग, दुबई एक 8 दिन, एंड 1 ऑफ जैन से 5 ऑफ जैन से त्याचा एग्जाम है शायद. हाँ, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर जैन, सेकंड जैन से। से एग्जाम है, बट ही इज गोइंग टू दुबई now. So, Khade sir, should we start हाँ with सर। question answer for यस सर। parents, or anything else from your side, Joshi sir? नो सर। नो Uh, सर, सर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं पेरेंट्स से। हाँ, parents, you can ask whatever you want to the Yaksh. अमय, अनन्या, अनन्या सूर्यवंशी, अर्नब, अर्नव, भक्ति का कुछ पूछना है बेटा? तो मेरे को पूछना था। हाँ बेटा, continue. अ, भैया अभी लास्ट के मतलब अभी सिर्फ अभी बोर्ड्स आ रहे हैं फेब्रुवरी से। सो 10th फेब डेट आ चुकी है, तो फेब्रुवरी की मतलब बोर्ड्स की पढ़ाई के साथ नीट की पढ़ाई कैसे मैनेज करने की। बोर्ड्स की पढ़ाई करनी नहीं रहती, बोर्ड्स की 2 दिन पहले भी पढ़ाई चालू की ना तो पासिंग मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो 50% का ही तो क्राइटेरिया है नीट में। तो आई वोंट से कि फोकस ऑन बोर्ड्स, नीट पे ही फोकस करो। बोर्ड्स का जो 10 दिन 15 दिन का जो पैच है उसमें बोर्ड्स की पढ़ाई करो। लाइक रोज को 2 से 3 घंटा तो बोर्ड्स को, बाकी टाइम फोकस ऑन नीट। भैया फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का मतलब अभी फुल लेंथ हो रहा है या फिर पार्ट टेस्ट हो रही है, तो फिजिक्स कैसे मैनेज करने का, मतलब एट द एंड तुम पैनिक हो जाते हो, बट एट द एंड तुम जब ऐसे मतलब यू विल। फॉर्मूला बुक फिजिक्स के लिए बहुत एफिशिएंट रहती है। एंड एमटीजी। एमटीजी मेन प्रायोरिटी रखने की फिजिक्स के लिए। एमटीजी मॉड्यूल एंड फॉर्मूला बुक। और बायो और केमिस्ट्री। बायो के लिए 11th में मैंने डॉक्टर अली, अच्छी बुक है वो, सॉल्व की थी। एंड एमटीजी तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। एंड मॉड्यूल्स भी अच्छे रहते हैं, एवरी इंस्टीट्यूट के मतलब मॉड्यूल्स नियर अबाउट सेम ही रहते हैं। मॉड्यूल्स करो। कोई ऑथर वाली बुक मत लेना, वो इतनी ज्यादा काम की नहीं रहती है। ऑथर वाली नहीं तो सिर्फ एक बायो हैक करके आती है, बायो हैक एंड डॉक्टर अली। ये अक्सर 12th में डॉक्टर अली जाना चाहिए क्या? इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ट्वेल्थ में नहीं, सिर्फ 11th में डॉक्टर अली। हाँ वही, क्योंकि भक्ति का हम 12th में ना बेटा, आई थिंक एमटीजी बायो हैक, क्योंकि डॉक्टर विल टेक लॉट ऑफ टाइम. यस. एनी भैया मोर आपके क्वेश्चन? पेपर के वक्त अप्रोच क्या था, मतलब आप पेपर देने जाते थे तो मतलब आपका अप्रोच क्या था कि कैसे अब मैं पहले खुद पहले करूँ। कर्ड कर्ड लेता था। एंड कर्ड से बहुत मतलब तुम रिफ्रेशिंग हो जाते हो। एंड थोड़ा सा सुबह वर्कआउट किया करो एंड योगा। और हाँ, पेपर से पहले आई यूज्ड टू डू 1 to 2 minutes ऑफ मेडिटेशन एग्जाम हॉल में। एंड अगर कोई समझ में आता था पहले 15 मिनट्स में कि कौन सा सेक्शन टफ है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ो। अगर सपोज बायो का बॉटनी ही ऊपर सपोज डिफिकल्ट आ गया वैसे लग रहा है, तो फिर पहले क्या सॉल्व करने का, जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड देन बॉटनी। जूलॉजी, लाइक मैं ऐसा बोलता हूँ, पहले बायोलॉजी
देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा फिजिकल, एंड जो फिजिक्स का इजी इजी पोर्शन है, वन लाइनर्स, वो सॉल्व करो, एंड देन वापस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आओ, एंड लास्ट में फिजिक्स के जो टफ क्वेश्चन है, जो बचे हुए असर्शन रीजंस बच गए, तो वो कर लेना। Parents, any more questions? एक्सक्यूज मी भैया, मुझे पूछना था कि आपने बोर्ड कौन सा लिया था, लाइक एचएससी लिया था कि आईएससी लिया था? एचएससी 11 12 के लिए एचएससी था, 10 तक सीबीएसई था। So एचएससी लेने से कुछ एडवांटेज? नहीं नहीं, नथिंग कोई, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स कहीं काम में नहीं आते, नीट का ही स्कोर काम में आता है। यक्ष, थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे खूप पॅरेंट्ससाठी HSC किंवा CBSE, पण तुला वाटतं का HSC चा काही डिसएडव्हान्टेज होता असं काही? नाही, काहीच नाही, बिकॉज त्यातलं काहीच कामाचं राहत नाही, आणि उलट सीबीएसई मध्ये कधी कधी क्वेश्चन्स म्हणजे सॉरी सुपरविजन फार टफ होऊन जाते, तर कॉपी करायचे चान्सेस कमी असतात. हे सगळं रेकॉर्ड होतंय. हं. यावेळेस सीबीएसईचा पेपर, आय थिंक फिजिक्सचा पेपर खूप घाण होता ना इस टाइम का सीबीएसई, है ना जोशी सर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, फिजिक्स फिजिक्स पेपर बहुत नीट टफ था, पेक्षा बोर्ड यस का, सर, बोर्ड का ही है। यस, बोर्ड का। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनीथिंग टू यक्ष, डोंट वरी. सर, यस यस समृद्धि प्लीज. आपने जो अभी बात की माइंडसेट के बारे में, तो उस 2 साल में कैसे आपने वो माइंडसेट बिल्ड किया? और एग्जाम के दिन सर बता रहे थे कि आप रो भी रहे थे शायद फीवर के ये वजह से। सच चीज है, 10 मिनट रो रहा था एग्जाम होने के बाद भी, 2 दिन तो मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने, फिर मैंने उसके पापा को फोन किया, फिर पापा बजबरी लेके आ गए उसको. हाँ बेटा, कंटिन्यू. तो फिर कैसा था आपका वो अप्रोच, क्या हुआ, कैसे? स्पोर्ट्स मेंटालिटी रहती कि कितना ही कोई प्रेशर आ जाए, चांसेस कम है, यू हैव टू फाइट, एंड मेडिटेशन किया करो। और मैं रो इसलिए रहा था कि वो 2 साल की मेहनत में दिख रहा था कि ये सब इतना कुछ नहीं मिल रहा है, तो रोना तो आएगा ही ना। बट यू डिड इट, दैट इज बेस्ट थिंग. तो समृद्धी बेटा, अपडाऊन्स किती पण आले तरी गिव्ह अप नाही करायचं. 2 वर्ष खूप मेंटली आपण हे होऊ शकतो, डिस्टर्ब होऊ शकतो. कीप फाइटिंग. कम मार्क्स आए, एनालिसिस करो, फिर से पेपर दो. एक्सक्यूज मी सर. यस आदित्य प्लीज. सर मला दादाला विचारायचं होतं की फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी नक्की कशी करायचं, तयारी कशी करायची? फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी ना मोल कॉन्सेप्ट चांगला ठेव, अँड मॉड्युल्स, आणि ह्या मॉड्युल्सने आणि मोल कॉन्सेप्टने चांगलं होऊन जाईल, आणि त्यात काही जास्त कॉन्सेप्ट नसतोच, फक्त फॉर्म्युला सगळे लर्न पाहिजे, सगळे डेरिवेशन्स चांगले पाहिजे, आणि बस. मोदगी सर. ओके, थँक्यू. मोदगी सर प्लीज. भैया, आपने एचएससी के लिए ज्योग्राफी रखा था या मैथ्स, मतलब? ज्योग्राफी. अच्छा, चलो। मॅथ्स ठेवून काय ऍडिशनल फायदा की ज्योग्राफीच ठेवावं यक्ष? ज्योग्राफी इझिली होऊन जाते बोर्ड्स पुरता. ओके, होऊन जाईल ना बोर्डसाठी, काही हो इश्यू नाही हो, ना? ज्योग्राफी होऊन जातं, आणि थोडस 9-10 मध्ये आपण शिकलेलो बी असतो. यक्ष, मॅथ्स हेल्प करतो का फिजिक्स साठी काही? बेसिक मॅथ्स लाईक कॅल्क्युलेशन्स, आणि ते कॅल्क्युलेशन्स फास्ट असेल तर मग मॅथ्स हेल्प करतं, बट जे कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट मॅथ्स आहे ते काही कामाचं नाहीये. मग मॅथ्स ठेवावं का नाही? नाही, काही गरज नाही, जितकं मॅथ्स लागतं ते आपण 9-10 पर्यंत शिकून घेतलेले आहे. यक्ष, एक सिद्धी स्टुडंट विचारते की SC वर्मा कंपल्सरी सोडवावं की PYQs ने काम होऊन जाईल? नीट साठी HC वर्मा आय वोंट सजेस्ट, बिकॉज जर समजा मॉड्यूल्स सगळे झालेले, दोनदा झालेले, PYQ झाले, तुमच्याकडे काहीच सॉल्व्ह करायला, देन यू गो फॉर HCV. ओके, म्हणजे XC वर्मा शुड बी द लास्ट. आपण म्हणजे बाकी सगळं मटेरियल कम्प्लीट झाल्यानंतर त्यात बी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज, नंतरच्या नाही. सेकंड एक्सरसाइज. आणि आय वुड से की जेईचे PYQ चालू करून द्या. आणि तू जेई दिली होती का यक्ष? नाही, जेई नव्हती दिली. ओके. हेलो। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू.
हा. येस, तुम्ही 11वी 12वी किंवा नीटच्या प्रिपरेशनसाठी टेस्ट सिरीज कुठल्या वापरल्या होत्या, की डीएनए मध्येच त्या तुम्हाला टेस्ट सिरीज मिळाल्या होत्या? हा, डीएनए ची टेस्ट सिरीज होती आणि आपले इन्स्टिट्यूटची एक टेस्ट सिरीज ठेवायची आणि ॲलेनची ठेवायची. अलेनच्या टेस्ट सिरीज केल्या का? हा, ॲलेन मध्ये एक नॅशनल रँक घेऊन जाते म्हणून ठेवायची, आणि डीएनए ची तर बेस्ट असे. उलट ते क्वेश्चन चांगले असतात. ओके. सर आपण सगळे थँक्यू. स्टुडंट काय कंपल्सरी आपल्या इन्स्टिट्यूटची सोडून त्यांना आपण कंपल्सरी सांगतो 12th मध्ये की तुम्हाला एक ॲडिशनल टेस्ट सिरीज जॉईन करायचीच आहे. आणि आय थिंक की सगळ्या इन्स्टिट्यूटचे स्टुडंट असंच करतात की दे शुड जॉईन एक ॲडिशनल टेस्ट सिरीज. म्हणजे एक नंबर ऑफ डिफरंट क्वेश्चन्स आपल्याला एक वी गेट यूज टू दॅट. पॅरेंट्स एनी मोर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आहे चॅट बॉक्समध्ये की वीक टॉपिक्स जे होते, वीक कन्सेप्ट ज्या होत्या त्या कसा रिवाइज करत होता तू? माझा पेपरच्या आधी एक दिवस पूर्ण रिझर्व होता फॉर वीक टॉपिक्स. तर तो एक दिवस पूर्ण मी वीक टॉपिक्सला द्यायचो. आणि विथ तुमच्याकडे 2 वर्ष आहे, तर तुमचे जे जुने वीक टॉपिक्स आहे ते नंतर तुमचे स्ट्रॉंग टॉपिक्स बनायला पाहिजे, नाही तर ते जस्ट समअप होत राहील. आणखी एक क्वेश्चन आहे चॅट बॉक्समध्ये की सपोज काही बॅकलॉग्स बाकी आहे काही चॅप्टर्सचा, सो व्हॉट स्ट्रॅटजी विल यू सजेस्ट की कसा? ऍक्च्युली बॅकलॉग असे मला तर कधी बॅकलॉग नव्हता आलेला, पण जर बॅकलॉग आला बी ना तर कव्हर इट फास्ट, त्याला मोठं नको होऊ द्या. एक वन मोर क्वेश्चन, तुझे 10th स्टँडर्ड मध्ये पर्सेंटेज किती होते हे मला पण माहित नाही. 97. सॉरी 97. 97. राईट. ते काही मॅटर करत नाही, बिकॉज माझ्यासोबतचे जे होते त्यांचे काहींचे 80, काहीचे 99, तर ते इट डझंट मेक एनी डिफरन्स फॉर नीट प्रिपरेशन. नाही पण आता जे 10th मध्ये आहे, त्यांचं एक फेब मध्ये एक्झाम आहे, मग आता त्यांनी नीटचा अभ्यास आता स्टार्ट करायचा की अजून 2 महिने बोर्डचा अभ्यास करून घ्या, 10वीचा 8 दिवस रेस्ट घ्या आणि देन यू स्टार्ट विथ द 11th का ऍक्च्युअल पढाई? नाही, आता तर ते बोर्डवरतीच फोकस ठेवा, बिकॉज बोर्ड्स आपल्यासाठी नाही पण बाकीच्यांसाठी प्रेस्टिज असते. 10th बोर्डचं पण हम्म, 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 हम्म. पॅरेंट्ससाठी, रिलेटिव्हसाठी 10th मार्क्स मॅटर करतात. की म्हणजे आता एकदम गडबड करून 11वीचा अभ्यास स्टार्ट केला पाहिजे, पण काही नाही, इन्स्टिट्यूट्सने जर करायचंच आहे तर मग बेसिक जसं मोल कॉन्सेप्ट झालं, ह्युमन फिजिओ झालं, जस्ट एक वर्षावर. बट करूच नका ना, थोडं आता बोर्ड्सला देऊन द्या. फेब मध्ये बोर्ड्स आहे, बोर्ड्समध्ये क्वेश्चन कमी मार्क्स भेटतील, मग तुम्ही तेच डिप्रेशन घेऊन नीट मध्ये येतील. 11th मध्ये इंटरव्ह्यू होणार आहे. ओके, दॅट मोटिवेशन एक थोडस मॅटर करेल. सो व्हॉट स्टडी हॅबिट्स वी नीड टू डेव्हलप इन क्लास 11th? कन्सिस्टन्सी तुम्ही 11th मध्ये बिल्डअप केल्यावर ते 12th मध्ये फायदा देते. अँड बायो चांगलं ठेवा. 11th बायोचं वेटेज चांगलं आहे. आणि 11th मध्ये कधी कधी ना इझी टॉपिक्स आले ना, लोक निग्लेक्ट करतात, तसं नको करू. हाँ, क्योंकि 11th में बायो में अराउंड 22 चैप्टर्स है पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड 12th में सिर्फ 15 चैप्टर्स है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स में भी काफी डिफरेंस एंड मोटे मोटे चैप्टर्स है 11th. Parents, any more questions? You can directly ask to Yaksh, no issues. सर चॅट बॉक्स मध्ये अजून 2-3 क्वेश्चन्स आले. श्रेया सूर्यवंशीचा क्वेश्चन आहे, आयटी ठेवावं, आयटी इज इझी फॉर 11th अँड 12th. तुझं आयटी होतं की माझं आयटी ग्रॅज्युएशन आहे? होतं. आयटी होतं. आयटी काय ते फक्त वाचून होऊन जातं इतकं काही, आणि सिलेबस छोटा आयटीचा. हा, आणि आय थिंक ते थोडीशी मदत पण होते, मी दुसऱ्या शब्दाने वापरत, हा थोडीशी मदत पण होते. यक्ष अर्णव दळवी म्हणून बहुत अच्छा बच्चा है ये. 10th स्टँडर्ड मध्ये शुड वी यूज 11th अँड 12th का एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री, की काही दुसरं, की आता फक्त 10th स्टँडर्डचेच बुक वापरायचे? ही इज एंटरिंग इन 10th नाउ, 9 to 10. इन 10th. म्हणजे तू फाउंडेशन केलं होतं ना 10वीत, तर तू फाउंडेशनच्या बुक्स सॉल्व्ह केल्या तुम्ही ऍक्च्युअली, काही असं वेगळं नाही केलं.
म्हणजे एवढी घाई करून आता इज इट ऑफ नाही यूज नाही की ते नाही. बर्नआउट आपण जे डिस्कस करतोय? हा, एकी घाई करायचीच नाही आपल्याला. हाऊ डिड यू स्टडी ऑन डेज वेन यू फेल्ट कम्प्लिटली अनमोटिवेटेड? काहीच अभ्यास करण्याची इच्छा नाही होती. यू हॅव टू स्टडी ना, यू डोंट हॅव टाइम. इच्छा असो नसो, बॅडमिंटन? इट डझंट मॅटर. बॅडमिंटन माझं 12th मध्ये राहून म्हणजे बंद करून दिलं होतं. इन 11th आय यूज टू गो डेली बॅडमिंटन बिकॉज त्याच्याने रिफ्रेशमेंट भेटायची. 12th मध्ये योगा चालू केलं होतं. खडे सर, एनी मोर क्वेश्चन्स? हा सर, अजून एक क्वेश्चन आहे. सई विचारते, यू सेड यू वेर सो कन्सिस्टंट विथ युअर स्टडीज, सो हाऊ डिड यू बिकम दॅट कन्सिस्टंट? कन्सिस्टन्सी कशी मेंटेन ठेवलीस तू? इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 11th ना, देन ती कन्सिस्टन्सी येऊन जाते. लाईक तुम्ही 11th टाइमपास मध्ये करताय, देन 12th मध्ये सिरियस झाले, तर इट डझंट मेक एनी सेन्स. सो इट इज अ प्रोसेस ना, इट इज नॉट वन टाइम इव्हेंट की अरे इट्स हा अ आता प्रोसेस. उद्यापासून कन्सिस्टन्सी चालू झाली असं. वी हॅव टू कीप मोटिवेटिंग अवर सेल्फ अँड कीप स्मॉल पुशिंग. स्मॉल स्टेप्स घेत राहा, एक चॅप्टर ऍट अ टाइम. की आता पुढे हे येणारे, पुढे विचार करायचाच नाही. आता जो समोर चॅप्टर आहे, गो विथ दॅट. सर, येस सर, अमय प्लीज. मला एक क्वेश्चन होता दादाकडे. दादा, तुझा 11th आणि 12th स्टडी रुटीन कसा होता? 11th मी सांगितलं, लाईक मी आफ्टरनूनला 3 आवर्स झोपायचो आणि रात्री 4 आवर्स झोपायचो. टोटल 7 to 8 आवर्सची स्लीप राहायची. 12thला माझं थोडं वेगळं होतं. 12thला 2 to 5 आमचा डेली पेपर राहायचा. अँड मग रात्री आय यूज टू स्लीप व्हेरी लेट, लाईक 3:30. अँड मग मॉर्निंगला कसं तरी उठून लेक्चर्सला जायचं. अँड मग कधी कधी 12thच्या एंडिंगला लेक्चर्स जेव्हा बंद होऊन जातात ना, आय यूज टू स्टडी होल नाईट आणि मग सकाळी झोपायचो. आणि डेली किती तास दिला पाहिजे हर एक सब्जेक्टला? 11th मध्ये 5 to 6 आवर्स पर डे, इच 1 hour फॉर इच सब्जेक्ट, आणि 1 तास काही क्वेश्चन वगैरे सॉल्व्ह करायचे तर फॉर 11th. आणि फॉर 12th बी सेम, फक्त थोडं 1-2 तास वाढवून घ्या की तेव्हा क्वेश्चन पेपर्स थोडे जास्त येतील, तर मग त्याची बी अनालिसिस करायची. आणि जेव्हा तुमचं 12th होऊन जाईल ना, देन each day you have to study at least 13 to 14 hours with 11 to 12 hours of efficiency. ओके. आणि प्री टेस्ट रिव्हिजन कशी करायचे? मी जेव्हा फुल टेस्ट चालू झाले होते तेव्हा मी फक्त फॉर्म्युला बुक करायचो आणि जो टॉपिक समजला, ऑर्गॅनिकचे रिॲक्शन्स एकदा वाचून घेऊ, थोडं बायोचं. मी टेस्टच्या आधी नेहमी मॉल बेसिस करायचो. मॉल बेसिस आणि इव्होल्युशनचे डायग्राम्स, ते एक मोठी 2 डायग्राम टफ राहायचे माझ्यासाठी. तर ह्या 2 गोष्टी मी नेहमी करायचो, मॉल बेसिस, इव्होल्युशनचे डायग्राम आणि फॉर्म्युला बुक्स. यक्ष, there is one question. There is a question, यक्ष, क्लास 10 के कौन से हैबिट्स वी शुड अवॉइड इन क्लास 11th एंड 12th? हँग आउट विथ फ्रेंड्स, की 10th मध्ये आपण फार फ्रेंड सोबत असतो. 11-12 थोडं कमी करा. 1-2 चांगले फ्रेंड्स ठेवा जे तुमच्याच रेंज मध्ये आहेत. ते एक स्टेटमेंट आहे ना यक्ष, यू आर द एव्हरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू. येस येस. ज्या आजूबाजूला सगळ्यांना 650 मार्क्स येत आहे, तर तुझा पण ॲव्हरेज 620 to 650 येणार. आणि तुझ्या आजूबाजूला जर सगळे 300 स्टूडेंट्स आहे, तो त्याचा भी ॲव्हरेज 300 के आसपास ही आएगा. अँड आय थिंक तुम्ही जे 8-10 स्टुडंट्स होते, अपना जो श्रेयांश होता, राजवर्धन होता, निपुण होता, जेव्हा तोच ग्रुप तुम्ही आहे. आणि त्या पूर्ण ग्रुपचं सिलेक्शन झालं. काही पण also got GMC औरंगाबाद. So all you are the average of 5 friends of you. यक्ष, आणखी एक गोष्ट मला असं म्हणावं लागेल की क्लास 10 मध्ये आपण खूप थेरॉटिकल असतो आणि 11th मध्ये पण स्टुडंट्स तेच कंटिन्यू करतात, नुसतं वाचत राहतात, एमसीक्यूज खूप कमी सॉल्व्ह करतात आणि ते खूप एंडमध्ये त्यांना समजतं की अरे आपण एमसीक्यूज सोडवले पाहिजे होते. तुला काय वाटतं की एमसीक्यूजला आपण वेटेज किती द्यावं?
नाही, मी कसं केलं होतं 11th मध्ये की मी एव्हरी डे एका सब्जेक्टचे ऍटलिस्ट 25 क्वेश्चन, म्हणजे 25 क्वेश्चनचा एव्हरी डे सॉल्व्ह करायचो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, झुलॉजी एव्हरी डे. तर रोज माझे मिनिमम 100 क्वेश्चन्स होऊन जायचे. आणि हा मी असं स्वतःला चॅलेंज केला होता फॉर नेक्स्ट 100 days, एव्हरी डे हॅव टू सॉल्व्ह दिस 100 क्वेश्चन्स विदाउट एनी ब्रेक. त्याच्यामुळे माझं हॉलिडे असो संडे असो ते तितकं होऊन जायचं स्टडी. म्हणजे डेली एमसीक्यू सॉल्व्ह झालेच पाहिजे ना? डेली 11th मध्ये झालेच पाहिजे. 12th मध्ये थोडं कॉन्सेप्ट जास्त इन्व्हॉल्व्ह होतं, तर मग नाही झाले तर चालतील. बट 11th मध्ये एव्हरी डे क्वेश्चन व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे ऍटलिस्ट सवय पडते की एमसीक्यूज कसे सॉल्व्ह करायचे ते. मग नंतर तुमचा टाइम इम्प्रूव्ह झाला तर मग ते पेपर मध्ये कामात येतच. श्रेया प्लीज कंटिन्यू बेटा. दादा तुझी गेसवर्कची काय स्ट्रॅटेजी होती? सॉरी, येस म्हणजे श्रेया गेसवर्क तेच म्हणजे ना. तू करायचा की नाही अटेम्प्ट करायचंच नाही, गेसवर्क करायचंच नाही. ह्या नीट पासून तुम्ही सांगेल तर गेसवर्क सोडूनच द्या. यक्ष ती 11th स्टँडर्ड मध्ये आहे आणि आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे ती एम्स काढणार आहे. शी इज कन्सिस्टंटली इन टॉप 3. अच्छा, मी गेसवर्क ऍक्च्युली आय वुड से गेसवर्क करण्यापेक्षा तो यावर्षी तो ह्या टाइमला तो क्वेश्चन सोडून द्या. तो क्वेश्चन तुम्ही एका ठिकाणी लिहून घ्या आणि मग तो त्याच्यावर असे एक सेट ऑफ क्वेश्चन्स रेडी झाले ना, मग तुम्हाला ते कळेल की हा टॉपिक माझा वीक आहे, तो टॉपिक वीक आहे. अँड मग नंतर तुमचं गेसवर्क बंद होऊन जाईल. ओके. अनन्या सूर्यवंशी क्वेश्चन पूछ बेटा, नहीं तो कल पूरा लेक्चर में खड़ा कर दूंगा तुझको. अनन्या. अरे यस दादा यक्ष ये बहुत अच्छी बच्ची है, बायोसाठी पढ़ नहीं रही. ती हाँ माझ्या अनन्या. सोबत आहे ना. दादा बायोसाठी व्हॉट डू यू प्रेफर, एनसीईआरटी की नोट्स? लाईक बिफोर टेस्ट नोट्स वाचल्या तरी इट फील्स की अभ्यास इनकम्प्लीट आहे कुठेतरी. ऍक्च्युली माझं कसं होतं बायोसाठी, मी एक माझी वेगळी नोट होती. त्या नोट्समध्ये माझे एनसीईआरटीच्या सगळे लाईन्स लिहिल्या होत्या, मॉड्यूल्सच्या, ॲलेनच्या मॉड्यूल्सच्या, आपल्या मॉड्यूल्सच्या, आणि काही थोडं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सरांनी सांगून दिली ते लिहिलं होतं. तर माझ्यासाठी ती एक चॅप्टरसाठी ते 10-12 पेजेस होते की यू हॅव टू डू ओनली दॅट थिंग टू डू फॉर द एक्झाम. म्हणजे तर माझं एनसीईआरटी बी कवर्ड होतं, मॉड्यूल्स बी कवर्ड होतं. ओके, थँक्यू. एक नेत्रा नावाचे स्टुडंट विचारते फिजिक्सचा स्कोरच वाढत नाहीये, सो व्हॉट अप्रोच शुड वी टेक? जर 11th मध्ये असणार ना त्या, तर आय वुड से की क्वेश्चन्स चालू करा जास्त सॉल्व्ह करायला. आणि जे रफ तुम्ही करता ना, रफ थोडं चांगल्या हँडरायटिंग मध्ये करा, म्हणजे सिली मिस्टेक्स होणार नाही. खडे सर, आय थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 hour. तो पण बिचारा Yes, थकून sir. गेला असं. त्याला हो पॅकिंग सर, हो. करायची. यक्ष 1-2 दिवसात काही नाशिक काही चक्कर आहे का तुझं, म्हणजे दुबई जाण्याच्या आधी? नाही, ऍक्च्युली सर मी उद्या रात्री निघतोय दुबईला. बरं ठीक आहे, दुबई जाऊन ये आणि जमलं तर एक दिवस ये नाशिकमध्ये. हां, येस सर, येस. आपण सगळ्या स्टुडंट्सशी पुन्हा एकदा बोलू. सो थँक्यू व्हेरी मच, आम्हाला टाइम दिला तू. अँड एन्जॉय युअर कॉलेज लाईफ. येस, थँक्यू सर. एक शेवटचा क्वेश्चन, व्हॉट टू डू फॉर फिजिक्स ऑफ ग्रेड 10? एनसीईआरटीचे मागचे जे क्वेश्चन्स आहे मोस्टली सीबीएसईच्या पेपर तेच विचारतात. आणि दादा फॉर आयसीएससी साठी फिजिक्स ग्रेड 10 ला काय करायचं? मॅडम तो हा यक्ष. हा, जर फाउंडेशनच्या बुक्स असतील फिजिक्सच्या तर मग ते चांगलेच असतात. नाही म्हणजे मला क्लास वगैरे काहीच नाहीये. ऍक्च्युली मला 10thचे टॉपिक्स माहिती फिजिक्सचे, कोणते कोणते सांगू शकतात का? फोर्स, वर्क, सीबीएसई में पावर, था तो एनर्जी, उसको आईसीएससी का टॉपिक. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म वगैरह, रेडियो एक्टिविटी, कैलोरीमेट्री. आय वुड से की जे टेक्स्ट बुक मधले क्वेश्चन्स आहे ना तेच करा, बिकॉज सीबीएसई मध्ये चांगलं डिव्हिजन होतं की 9th मध्ये जे टॉपिक्स आहे ते 11th मध्ये, जे 10th मध्ये टॉपिक्स आहे 12th मध्ये. आयसीएससी मध्ये सगळं मिक्स्ड आहे.
मग मी सांगेल की टेक्स्टबुकच्या मागचे क्वेश्चन्स आणि बस येस होऊ शकतं. ओके ठीक आहे, थँक्यू. सो थँक्यू यक्ष, थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही भविष्यात पण तुला त्रास सर देत राहू. जो हा प्लीज. हा कोण? एक क्वेश्चन होता. हो हो 10th च्या बोल. बोर्ड एक्झाम मध्ये कोणती हँडरायटिंग यूज करायची? मी कर्सिव्ह केली होती पण दोघं चालतात. ओके. यक्ष, आमच्या मुलांचं सिलेक्शन अवस्था तुला आम्ही त्रास देतच राहू. आणि पुढच्या वर्षी आपल्या इथून 5-6 ज्युनियर्स तुला भेटतील रॅगिंग घेण्यासाठी. येस ओके. शुअर. चल बेटा, हॅपी जर्नी बाय. अँड एन्जॉय. बाय बेटा. येस, ऑल दी बेस्ट यक्ष. थँक्यू सर, थँक्यू. ओके, बाय सर.